काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा अपने अपने। स्टडी इन फिनलैंड। फिनलैंड ज्योग्राफिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बाल्टिक सी के साथ लगता है। और इसके अभी एडमिशंस ओपन है। जो फिनलैंड है इसका थोड़ा सा जो एप्लीकेशन सिस्टम है ये डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज से। फिनलैंड के अंदर अ, अभी किसी ने बीच में वो किया है। एप्लीकेशन पीरियड जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। हम आज इसका सिर्फ एक पोर्शन अभी डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशन पीरियड इस टाइम ओपन है उस एप्लीकेशन पीरियड को कहते हैं ये अर्ली रोलिंग एडमिशन। अर्ली रोलिंग एडमिशन होता ये है कि जब इनका एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होना होता है उससे ये पहले एक एप्लीकेशन पीरियड ओपन करते हैं जिसके अंदर जो रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोग्राम की उससे कंपैरेटिवली ये हायर रिक्वायर करते हैं चीजों को और स्टूडेंट को पहले एडमिशन लेटर इशू कर देते हैं। इसके अंदर आप इसके ये प्लीज आप रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, आप अगर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, रिकॉर्डिंग का सिस्टम क्लोज कर देता है ये। तो आप इसको मुजफ्फर इकबाल साहब का मैक ऑन है, उसको क्या बंद कर दे प्लीज मुजफ्फर साहब। तो जो एप्लीकेशन पीरियड है वो इसके अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। और ये एप्लीकेशन पीरियड जो मास्टर्स का है वो 15 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 15 नवंबर तक ये एप्लीकेशन पीरियड है फॉर 1 मंथ। जो अर्ली रोलिंग एडमिशन है अंडर ग्रेजुएशन के लिए 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और 15 मई तक चलेगा। जो दूसरा इनका एप्लीकेशन सिस्टम होता है वो इनका एक जॉइंट एप्लीकेशन रेगुलर एडमिशन होता है जो टोटल मास्टर्स के लिए 1.5 मंथ के लिए ओपन होता है और अंडर ग्रेजुएशन के लिए वो 2 वीक्स के लिए ओपन होता है। आपने इसी 2 वीक के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए अर्ली रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसमें आइल्स 6.5 चाहिए। वैसे रेगुलर एडमिशन के लिए आइल्स 6 चाहिए होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी वो हायर कर देते हैं। और आपको जीपीए 70% रिक्वायर्ड होता है और मैथमेटिक्स के लिए 80% चाहिए होता है अगर आपने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जाना है। अगर आपने बिजनेस के प्रोग्राम में जाना है तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर भी 70% रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली मास्टर प्रोग्राम के लिए भी आइल्स 6.5 चाहिए और जो आपको जीपीए चाहिए वो 70% चाहिए जीपीए अप्लाई करने के लिए। ये जो रोलिंग एडमिशन की बात हो रही है। जो इस पे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो 4 इयर्स की ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री। उसके बाद आईडी डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट है, इंग्लिश टेस्ट, ये आइल्स भी हो सकता है, पीटी भी हो सकता है, टॉफल भी है, जो भी इनके टेस्ट रिक्वायर्ड है। और जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो बिजनेस के भी अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं, एनवायरनमेंट के हैं, कंप्यूटर साइंसेज के हैं, कपल ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो रोलिंग एडमिशन में अवेलेबल हैं। इसी तरह अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको मैट्रिक की जो सेकेंडरी स्कूल है उसकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए। पाकिस्तान के कुछ बोर्ड में डिग्री के ऊपर ही सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं तो उनमें आपको सिर्फ वो डिग्री चाहिए, आपको फिर ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए उसके लिए। और अगेन आईडी डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश टेस्ट है। और इसमें जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो भी इंजीनियरिंग के भी हैं, आपको बिजनेस के भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। देन कमिंग टू द ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट। जो अंडर ग्रेजुएशन की ट्यूशन फी है वो 9,500 यूरो पर ईयर ट्यूशन फी है और मास्टर डिग्री की 13,500 यूरो पर ईयर ट्यूशन फी है। और जो हाउसिंग है वो डिपेंड आप कितना बड़ा अपार्टमेंट लेते हैं, किस तरह आपका लिविंग स्टाइल है, वो वेरी करता है 300 यूरो टू 900 यूरो, मतलब 900 इज मोर देन मैक्सिमम हमने मार्क किया हुआ है। और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे सब्सिडाइज्ड आपको फूड मिल जाता है। आपको वार्म मील का मतलब होता है कि एक खाना आपको मिलता है जिसमें आपके पास सैलेड होता है, फिश, राइस, चिकन, मटन, मतलब एक आपके पास रेंज होती है पूरी, अराउंड 10 to 12 चीजें होती हैं जो जिसका आपको बुफे मिल रहा होता है एक वार्म मील में, जो 3 यूरो का स्टूडेंट को मिलता है कैंपस से। और उसके बाद जो आपको लिविंग कॉस्ट के साथ बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 560 यूरो पर मंथ है। आपने इसे मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेना है। वो मेन एप्लीकेंट को चाहिए, 700 आपको पर मंथ चाहिए को एप्लीकेंट के लिए, और किड्स का 5 4 300 एंड देन 200 है
4th किड का और 5th किड का 0 है। जो और ये मैंने वेबसाइट भी शेयर कर दी है, जहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह आपको रिक्वायर्ड है और कितने रिक्वायर्ड है। अब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए, उन्हें अंडर अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप एक अवेलेबल है, उसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी कहते हैं, कि जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपने विद इन 7 डेज उसकी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करनी है, और विद इन 21 डेज आपने ट्यूशन फी पे करनी है। अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करते हैं तो आपको 7,500 यूरो ट्यूशन फी पे करनी है साल की, और उसके बाद आपको 600 यूरोस का डायरेक्ट वेवर मिल जाएगा आप जब अप्लाई करेंगे। ये मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है फॉर एवरीवन, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि कितने स्कॉलरशिप्स उनके पास अवेलेबल हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर अप्लाई करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर भी आपने 7 डेज के अंदर आपने एक्सेप्ट करनी है ऑफर, और 21 दिन के अंदर आपने फीस पे करनी है। आपने उसकी जो 2,000 यूरो इसके ऊपर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। तो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स की आफ्टर अर्ली बर्ड डिस्काउंट 7,500 यूरो ट्यूशन फी, सेम ट्यूशन फी है दोनों उसकी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएशन की भी और मास्टर्स की भी। और उसके बाद जब आपने अप्लाई करना है, आपने वीजा ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप VFS पे जाके बायोमेट्रिक्स देते हैं। 350 यूरो उसकी फीस है, जो एम्बेसी कह लें, VFS की कह लें, दुबई में जाके आप अप्लाई करते हैं UAE में। और आपको जो वीजा ग्रांट होता है वो फुल ड्यूरेशन का होता है। अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को 4 ईयर का वीजा मिलता है, और मास्टर्स के स्टूडेंट को 2 ईयर का वीजा ग्रांट होता है। स्टूडेंट को 30 घंटे वर्क अलाउ होता है, को एप्लीकेंट को अनलिमिटेड वर्क अलाउ होता है। और आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जिसपे आप स्विच कर सकते हैं वर्क वीजे के ऊपर या बिजनेस वीजे के ऊपर। ये वो है जो कह लें मेन इसकी चीजें हैं जो स्टडी इन फिनलैंड के अर्ली बर्ड डिस्काउंट और प्रोग्राम्स के हवाले से। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर हम डायरेक्टली उनको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये गैप का पूछना था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना गैप एक्सेप्टेबल है फिनलैंड में? गैप का कोई मसला नहीं है, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जो कहती हैं कि आपका मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गैप का। आपके पास जितना भी गैप अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने जॉब की हुई है, या मतलब आप जस्टिफाइएबल गैप जितना भी हो वो एक्सेप्टेबल है। ना एज लिमिट का है और ना गैप का है। तो इट मीन्स कि उस गैप में आप की जॉब का कोई आप शो करें एक्सपीरियंस। अगर आप जॉब भी नहीं करें, जैसे कि कुछ खवातीन हाउसवाइफ्स होती हैं एंड उनका एक गैप होता है आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर्स, तो उस केस में क्या है, वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर इफ दे हैवंट डन एनी जॉब ड्यूरिंग दैट पीरियड? नहीं, आपको गैप को जस्टिफाई करना है। आप ओके। जो भी आपका स्टडी गैप है वो आपको जस्टिफाई। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी कि 2+2 जिनका हो, लाइक 2 ईयर बैचलर 2 मास्टर हो, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? 2+2 विल बी अ ट्रिकी थिंग, क्योंकि 2+2 के अंदर आपको जो क्रेडिट्स चाहिए होते हैं स्पेशलाइजेशन के, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो 2+2 का मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, मैं फिर भी एक दफा यूनिवर्सिटी से पूछ लूंगा, लेकिन 2+2 अकोमोडेट करना मुश्किल होगा मास्टर्स के लिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जुनैद साहब, अनिला बात कर रही हूँ शहर कंसल्टेंसी से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने गैप की बात की, एटलीस्ट 2 ईयर वो रिकमेंड करते हैं कि भाई आपका दे विल फील पॉजिटिव कि अगर बच्चे का 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर बच्चे ने इंटरमीडिएट किया है तो क्या अंडरग्रेड के लिए भी वो इतना ही एक्सेप्ट वो करेंगे गैप को, या ये मास्टर डिग्री के बाद का वो तो अनलिमिटेड चला जाता है, बट इंटरमीडिएट के बाद कितना गैप एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 साल का गैप चाहिए। अगर फ्रेश स्टूडेंट है वो भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। भी उन्होंने गैप को कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि इतना गैप मिनिमम होना चाहिए या इतना गैप मैक्सिमम होना चाहिए। जुनैद भाई, जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। जुनैद भाई, हाँ जी, हाँ जी। मेरा ख्याल में कंफ्यूजन हो रही है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है ना, उनकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस।
बाकी यूनिवर्सिटी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज है उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जॉब एक्सपीरियंस की। तो जिस मास्टर्स तरह इनका क्वेश्चन था, हाँ जी, मास्टर्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई जरूरत नहीं है। इंटर के बाद अगर आपका गैप भी है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरह एक ने पहले क्वेश्चन किया था कि जो हाउस वाइफ है तो वो बिजनेस एक्टिविटी को अपनी दिखा सकती हैं, तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये किया हुआ है जी दूसरा मेरा खाली स्पाउस जी सॉरी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्लाइड्स में स्पाउस और बच्चों की ही बैंक स्टेटमेंट का हम डिस्कस कर रहे थे। फिर भाई कोई चांस है कि पाकिस्तान से एप्लीकेशन लेनी शुरू कर देगी एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी तो आ गई है यहाँ पे। एम्बेसी आ गई है लेकिन उसने अभी स्टूडेंट वीजास को एंटरटेन करना शुरू नहीं किया। वी कैन होप, क्रॉस द फिंगर्स के वो लेना शुरू कर दें, लेकिन एज पर नाउ अभी तक उन्होंने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। तो अभी तो स्टूडेंट को दुबई का ही ज़हन रखना पड़ेगा, यूएई का। सर अगर स्टूडेंट स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो स्पाउस की बैंक स्टेटमेंट चलेगी? फिनलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट तो बेसिकली स्पॉन्सर की भी चल जाती है, लेकिन एक होता है एक्सेप्टेबल, एक होता है बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्टूडेंट की अपनी बैंक स्टेटमेंट हो, 3 मंथ्स की उसके अंदर हिस्ट्री हो और आप इस सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई कर सकें। लेकिन यस, चल सकती है, आप लगा सकते हैं को एप्लीकेंट की भी, स्पाउस की भी बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर की भी। तो जुनेद भाई मेजोरिटी एप्लीकेशन 2+2 इयर्स की रहती हैं यूरोप के लिए, तो फिर उनको अकोमोडेट करने का कोई चांस होगा? मतलब आई विल लेट यू नो टिल द एंड ऑफ द वीक के 2+2 अकोमोडेट हो पाएंगे कि नहीं। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुश्किल होगा, बट आई विल मेक इट श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली डेडलाइन शेयर कर दीजिएगा दोबारा से। आई मिस दैट। जो वालेकुम सलाम, जो रोलिंग एडमिशन है उसकी मास्टर्स के लिए 15 नवंबर लास्ट डेट है। उसके बाद अभी जो रेगुलर एडमिशन स्टार्ट होंगे वो उसके बाद स्टार्ट होंगे। उसके अंदर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जो रेगुलर एडमिशन होते हैं, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, अदरवाइज थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो एट द मोमेंट मास्टर्स के लिए 15 नवंबर आप जहन में रखें। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी, सर पूछना ये था कि इंटरमीडिएट के बाद कितना गैप अलाउ है? मेरा ख्याल है आपने बीच में मिस कर दिया। सेम चीज अभी हमने डिस्कस की है कि इंटरमीडिएट के बाद आप जितना गैप जस्टिफाई कर सकते हैं वो एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटीज ने कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ कि इतना गैप हमने एक्सेप्ट नहीं करना। तो इनके पास कोई एप्लीकेशन फीस भी है इनकी कोई? 2024 के अंदर एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन 2025 में लग जाएगा। इस साल फीस नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसके ना इंटर 2022 का है और उस पे 64% नंबर है और उसने पीटी दिया हुआ है, उसका आया हुआ है 46 नॉट लेस देन 44। तो इसका फिनलैंड हो जाएगा? उसके परसेंटेज कम है, उसमें ये हो सकता है कि जो रोलिंग एडमिशन आएगा रेगुलर एडमिशन के बाद, अगर उसमें सीटें बची हुई और मेरिट नीचे आ गया तो माइट बी दे विल एक्सेप्ट, लेकिन जो ये अर्ली रोलिंग एडमिशन है इसके अंदर उसका नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप है, ये स्टूडेंट को जब वहां जाएगा तो रिफंड होगी, फीस यहाँ से टोटल अपनी सबमिट करवाएंगे? मतलब आपकी आवाज एको हो रही है, लेकिन आप अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप का पूछ रही हैं। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप जो है वो उसे स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी कह सकते हैं। वो हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। अगर वो जब उसे ऑफर लेटर आती है तो वो 7 दिन में एक्सेप्ट कर लेता है और विद इन 21 डेज ट्यूशन फी पे कर देता है, तो उसको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और उसको 7,500 ट्यूशन फी पे करनी है पाकिस्तान से ही वीजा अप्लाई करने से पहले। ये स्कॉलरशिप या डिस्काउंट लेने के लिए उसे फिनलैंड आना जरूरी नहीं है। ही विल पे 7,500 ट्यूशन फी। सर ये अमाउंट रिफंडेबल होती है या नॉन रिफंडेबल है? इन केस ऑफ वीजा लग गया और क्लास पढ़ रहे हैं तो नॉन रिफंडेबल है, अगर खुदा ना खास्ता वीजा नहीं लगता तो रिफंडेबल है। अच्छा ओके जी सर। अस्सलाम, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ जेम्स एंड मुझसे। हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है। अगर आप जानते हैं मैट्रिक के बाद बीएई का डिप्लोमा होता है। उसको अगर हमने अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलवाना है, उसका जरा मुझे क्राइटेरिया प्लीज बताएंगे, कितनी उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी?
ग्रेड्स की या CGPA की? CGPA तो मैंने भी पीछे स्लाइड्स में डिस्कस कर दिया था, वो हम शेयर भी कर लेंगे। उसके अंदर IELTS उसे 6.5 चाहिए, और अब डिपेंड करता है वो कौन सा प्रोग्राम लेना चाह रहा है। 70% मार्क्स और मैथमेटिक्स में 70 या 80% मार्क्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ही इज चूजिंग। जी सर, अफ्सर हियर फ्रॉम KHM। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन क्या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो हमें अटेस्टेशन उनकी रिक्वायर है, या जस्ट एम्बेसी के लिए जो है हमें डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवाने हैं, और अटेस्ट करवाने हैं तो किन अथॉरिटी से करवाने हैं? अटेस्टेशन है वो, वैसे ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। कुछ जगहों पे उन्होंने नोटरी रिपब्लिक मेंशन भी किया हुआ है। फॉर द सेफ साइड स्टूडेंट्स के IPCC से, नोटरी रिपब्लिक से और नोटरी रिपब्लिक और HEC से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें, क्योंकि जब आप कैंपस पहुंचेंगे तो वहां पे वी हैव एक्सपीरियंस के कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर लेती हैं। फॉर द सेफ साइड डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। सर अभी अर्ली रोलिंग में तो IELTS जो है वो कंपलसरी है क्या? जो बाद में आएंगे फेज उसमें भी एडमिशन के साथ IELTS है, या कहीं पे लाइक इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट में या पाकिस्तान की कुछ यूनिट को देख के हम MOI पे भी कर सकते हैं बच्चों के एडमिशंस? IELTS मैंडेटरी है, IELTS सबके लिए मैंडेटरी है। किसी भी स्टेज के ऊपर IELTS के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। परसेंटेज के ऊपर स्टूडेंट की, मतलब हो सकता है कि 70% की बजाय अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम हो तो माइट भी वो 65 वाला किसी जगह एक्सेप्ट हो जाए, माइट भी, लेकिन क्राइटेरिया के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दे आर लुकिंग फॉर वेरी हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स। हाँ जी, PT सर अगर कोई कैंडिडेट अपने चाइल्ड को साथ लेके जाता है तो कोई चाइल्ड की इसमें एज लिमिट है कि लाइक कोई 6 मंथ या 1 ईयर का? 18 साल। जी सर, एक क्वेश्चन था कि IELTS और PT दोनों एक्सेप्टेबल हैं? हाँ जी, PT भी एक्सेप्टेबल। सर मेरा एक क्वेश्चन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट तो मेंशन किया है कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया जाए 7 डेज में और फी पे की जाए विद इन 21 डेज में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, सो इसके अलावा जनरली कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन द मेरिट? देखिए, स्कॉलरशिप्स तो काफी सारे अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप ऐसा भी एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसमें आपको लिविंग भी वो पे करेंगे, ट्यूशन फी भी वो पे करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी पे करेंगे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग एज अ बिजनेस, वो इतने कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप होते हैं कि आप अगर लेट 100 स्टूडेंट्स को प्रोसीड करते हैं तो माइट बी 1 विल गेट, तो इसलिए उसको प्रमोट नहीं करते। वो ऐसी चीज नहीं है कि जो आप सेल कर सकें। जब एक स्टूडेंट को आप उसकी जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसको आप वो वाला स्कॉलरशिप बताते हैं जो स्कॉलरशिप मिलना 1% से भी कम लोगों को मिलना है, वो ड्रॉप आउट का चांस ज्यादा होता है, वो फिर कह लें वेस्ट एफर्ट है। तो सर ये जो आपके ऐड पे जो आप 6,000 यूरोस की स्कॉलरशिप मेंशन करते हैं, इट्स द अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप थिंग? हाँ जी, वो वाला। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे काइंडली बताइए कि इसमें जो बैंक स्टेटमेंट है कितनी देर के लिए चाहिए? 6 मंथ्स? 3 माह की हिस्ट्री रिक्वायर करते हैं कि अगर स्टूडेंट की अपनी बैंक स्टेटमेंट है, 6 मंथ्स की अगर कोई वो है स्पॉन्सर है, लाइक आप पेरेंट्स हैं, सिबलिंग है, या अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। इसमें सर डायरेक्ट कैंडिडेट के जो सोर्स ऑफ फंड है वो कौन से लगेंगे? अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके जो है वो सोर्स ऑफ फंड्स कौन से लगेंगे, लाइक बैंक स्टेटमेंट के अलावा? मतलब ये आप मेरे से अब ये ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसका ना मैं कोई जवाब दे सकता हूँ, और मतलब कौन से फंड लगेंगे ये तो मतलब आप काउंसलिंग सेक्शन में यू नो बेटर के कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप लगा सकते हैं फंड शो करने के लिए। तो ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। हो सकता है किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची हो सकता है किसी के पास सेविंग्स हो, मतलब इट डिपेंड्स स्टूडेंट के प्रोफाइल के ऊपर और उसकी जो भी स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन होगी। कोई इसका सॉरी,
जी जुनैद साहब, मुझे दूसरी चीज जो कंफर्म करनी है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल फंड्स जो कि बैंक स्टेटमेंट होती है उसकी ट्रेल देते हैं और रेगुलर इनकम सोर्सेज की ट्रेल देते हैं, तो क्या फिनलैंड में भी हमें रेगुलर सोर्सेज की ट्रेल देनी है या सिर्फ अवेलेबल फंड्स की देनी है? दोनों की देनी है। आपने फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट दी है, आपकी हाइपोथेटिकली 30 लाख की स्टेटमेंट दी, आपने 30 लाख की दे दी स्टेटमेंट, लेकिन वो पैसे जो आ रहे हैं, जो कांस्टेंट इनकम अकाउंट के अंदर आ रही है, जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया हुआ है, कि आया वो बाद में खुद सर्वाइव भी कर सकता है कि नहीं। सही। और दूसरा, वो जो रेगुलर इनकम के लिए हमें कम से कम कितना मंथली उनका इनकम जो है या रिसोर्सेज शो करने पड़ेंगे? जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अभी चेंज भी किया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मिनिमम और मैक्सिमम रेट 7 to 9 लाख तक चलेगी पर मंथ, इतनी इनकम जो है उसकी ट्रेल आपने शो करनी है। तो फिनलैंड के लिए भी इज देयर एनी मंथली इनकम जो है उसका है? नहीं, ऐसी स्लैब कि आपने इतनी शो करनी। हाँ जी, आइल्स और पीटी दोनों एक्सेप्टेबल है। मैं कपल ऑफ टाइम्स ये चीज रिपीट कर चुका हूँ कि आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, पीटी, टॉफल, वो टेस्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये लैंग्वेज सर्च, डुलिंगो, ऑक्सफोर्ड, पासवर्ड, ये टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन पीटीई से रिलेटेड है। जैसा कि अभी आपने बताया कि पीटीई एक्सेप्टेबल है, लेकिन जैसे यूके में वेरिएशन हो जाती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी 67 मांगती है, कोई 61 मांगती है, कोई 58 कह रही होती है। तो फिनलैंड में इज देयर एनी स्पेसिफिक, वो फिक्स्ड है कि भाई इतना अंडरग्रेड के लिए, इतना ओवरऑल और इतना ईच स्किल होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेड के लिए, या फिर वो भी वेरिएट करते हैं? वो भी वेरी करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। अभी इस सेशन से जस्ट पहले मेरी एक फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग थी। अब उन्होंने नया सिस्टम डिजाइन करना है, अभी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में वो फाइनल करेंगे। तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेंगे और वो अपना क्राइटेरिया खुद डिफाइन करेंगे कि उन्हें अंडर ग्रेजुएशन का कौन सा वो चाहिए, कह लें रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर जाए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के अंदर, और जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है हायर सेकेंडरी में या मास्टर्स के अंदर उसके लिए। It means that कि IELTS will be more appropriate language certificate because उसकी वेरिएशन नहीं होगी। वो तो अंडरस्टूड है कि भाई इतना बैंड होगा तो इट इज एक्सेप्टेबल। पीटीई में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि लेटर ऑन माइट बी पॉसिबल बच्चा इस वजह से रिजेक्ट ना हो जाए कि वो यूनिवर्सिटी वेरिएट कर दे। एक चीज जो ये है कि फिनलैंड के अंदर अगर आप पीटीई ऑनलाइन करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। पीटीई रेगुलर, पीटीई ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल है। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेरीज। जी सर, एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जो है जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी डिस्टरबेंस हुई थी। अभी सर ये जो इनका प्री टास्क होता है, प्री टास्क जो है ये अपना जो अर्ली एडमिशंस हैं इनके लिए भी कंपलसरी है, और इनकी क्या डेडलाइन रहेगी, या ये जस्ट रेगुलर एडमिशंस के लिए? हाँ जी, अभी जो मैंने रेगुलर एडमिशन जो है, जो जॉइंट एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, उसको मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं किया कि ये सारी चीजें उनके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी उनके टेस्ट होते हैं, मास्टर्स के लिए प्री टास्क होता है, वो पूरा एक अलग प्रोसीजर है उनका। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग एडमिशन, जो अर्ली रोलिंग एडमिशन है उसके अंदर प्री टास्क नहीं चाहिए, उसके अंदर वो जो मैथमेटिक्स इंग्लिश के टेस्ट नहीं चाहिए। उन्होंने आइल्स और परसेंटेज स्पेसिफिक कर दिया कि हमें ये चाहिए। मीन्स कि अगर बच्चे का कोर्स है अपना ओपन है और उसकी परसेंटेज और आइल्स मीट करती है तो उसका डायरेक्ट एडमिशन जो है वो हो जाएगा। Exactly. मतलब मैं फर्ज कर लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, उसका सीजीपीए 3.5 है, आइल्स 6.5 है, यस ही इज एलिजिबल, डायरेक्टली अप्लाई करें, 2 वीक के अंदर एडमिशन लेटर आ जाएगा। अभी आपने ज्वाइंट एडमिशंस का, एप्लीकेशंस का जिक्र किया है, थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझें तो, क्योंकि बहुत सारे, इवन इट इज वेरी न्यू डेस्टिनेशन फॉर मी, तो आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं कि फिनलैंड में कितने टाइप्स के वीजास को स्टूडेंट जो स्टडी से रिलेटेड है, जैसे हमारा बात करते हैं हम यूके में सिंगल कैश मिलता है 1 ईयर का फाउंडेशन, उसके बाद वो एक्सटेंडेड नहीं होता, या फिर अंडर ग्रेड है, पोस्ट ग्रेड है, प्री मास्टर है, पीजीडी का है, यानी इसमें फिनलैंड में क्या वेरिएशंस है? क्वेश्चन, फिनलैंड के अंदर
ज्वाइंट कैश सिंगल कैश नहीं है, आपका सिंगल एडमिशन मिलेगा, कोई पाथवे नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। अब डिग्री प्रोग्राम में जाएंगे, 2 साल की डिग्री है 2 साल का वीजा, 4 साल की डिग्री है 4 साल का वीजा। इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस आप ज्वाइंट एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हैं और या आप अर्ली जो रोलिंग एडमिशन है उसमें कर रहे हैं। जी ये ज्वाइंट एप्लीकेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, मुझे ये थोड़ी सी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, अगर आप इसको मुनासिब समझे तो। प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट टॉपिक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, प्रोसीजर डिफरेंट है, और वो सिर्फ के लिए ओपन होता है फ्रॉम 3 जनवरी। तो उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं। जो ये अर्ली एडमिशन, जो रोलिंग एडमिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम अप्लाई कर रहे होते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं और वहीं से आप एडमिशन लेटर ले लेते हैं। Okay, now it is clear that के joint application भी centralized admission portal और बाकी ये डायरेक्ट है। Thank you so much for this clarification. Thank you. और जहां तक भी प्रोसेसिंग टाइम का आपने पूछा है, प्रोसेसिंग टाइम अगर आप फॉर एग्जांपल आज एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, तो विद इन 2 डेज आपको 2 वीक्स आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। बाकी सारा रिक्वायरमेंट वही है कि आपने एक्सेप्ट करना है और फीस पे करनी है। फिर आपने वीजा अप्लाई करना है। जब वीजा अप्लाई करना है वो वेरी करता है, मतलब ऐसा भी है जो कि 2 वीक्स में डिसीजन आ जाता है, और ऐसा भी है कि 5 to 6 वीक्स लग जाते हैं। बट 6 वीक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मुबशर साहब थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे कि 6 या 8 वीक्स का उन्होंने बताया था जब लास्ट इनका हुआ था स्टडी इन फिनलैंड का हेलसिंकी में, कि उसके अंदर हर सूरत ये रिप्लाई करते हैं। इट वाज 6 या 8 वीक्स, आई एम नॉट, आई फॉरगेट दैट। और वीजा रेशो तो फिनलैंड का, अगर आप के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो रिफ्यूजल नहीं है, जिस तरह यूके का है कि रिफ्यूजल नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, कंप्लीट हैं, तो रिफ्यूजल नहीं है। जी मेरा एक और क्वेश्चन है इसी से रेलेवेंट, कि जहाँ पे वीएफएस इन्वॉल्व हो जाता है अभी तक, वहां पे अपॉइंटमेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं, और अभी जैसे फिनलैंड फिर ट्रेंडिंग में आ गया है, तो बहुत सारे लोग या नंबर ऑफ एप्लीकेशन टुवर्ड्स द एम्बेसी बढ़ चुका हुआ है, तो इस तरह के क्या चांसेस हैं कि हमें अपॉइंटमेंट्स के एंड पे कोई इशू तो नहीं होगा? क्योंकि लास्ट टाइम स्वीडन जो है उसमें भी इश्यूज हो गए थे, और इटली का भी हुआ इस तरह के मामला। सो फिनलैंड की अपॉइंटमेंट्स के क्या सिनेरियो है उसमें? तो हमें सारी एफर्ट्स रेस टू ग्राउंड तो नहीं होगी कि एट द एंड हमें पता चले कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही वीएफएस से? जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स का है, वो जाहिर है जब ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं तो टाइम उसमें लगता है। लेकिन फिनिश यूनिवर्सिटीज जो हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और आप मतलब टाइम ले सकते हैं उसके अंदर। अभी तक हमने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो वीएफएस का टाइम ना मिलने की वजह से उसका वीजा रिफ्यूज हुआ हो या उसकी क्लासेस रह गई हो। मतलब नॉर्मली मिल ही जाता है। और अगर, हाँ जी, अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई करना है तो आपको फैमिली के साथ जाना पड़ेगा दुबई, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक्स होने हैं आपके। तो और लेकिन आपका एक ही टूर लगेगा, आप वहां जाएंगे, बायोमेट्रिक्स देंगे, और एक वो आपसे एड्रेस लेते हैं वहां पे, पाकिस्तान का एड्रेस आप जो देंगे, तो वो आपके जो वीजा कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड मिलता है, स्टैंप नहीं होता पासपोर्ट पे, वो कार्ड आपके उस एड्रेस पे सेंड कर देंगे। तो ये 1 टाइम आपका विजिट होगा जो वीएफएस का होगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। एक बच्चे की डिग्री उसने यूके से की हुई है, बैचलर्स की, तो उस पर कोई मेंशन नहीं है ग्रेड्स वगैरह या परसेंटेज, तो उसको हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे? नहीं, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपके मार्क्स लिखे हुए होते हैं, और सिर्फ डिग्री की बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ट्रांसक्रिप्ट साथ रिक्वायर्ड है। और ये भी क्वेश्चन किया नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, आपने सॉफ्ट कॉपीज ही अपलोड करनी है। बाकी आप यहाँ जब आएंगे तो आप दिखा देंगे। सर इसकी कोई इक्विवेलेंसी भी बनाने की जरूरत है एचईसी से, क्योंकि यूके से की हुई है डिग्री? अगर नहीं, आपको अगर यूके की डिग्री है उसकी आपने इक्विवेलेंसी नहीं बनवानी, लेकिन उसके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इनका ऑनलाइन सिस्टम होता है यूके का, तो सारा तो वो उससे खुद ही चेक कर लेते हैं। जी जुनैद साहब, मेरे असल में और क्वेश्चन है कि अगर सपोज जैसे अभी अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हुआ है, बच्चों के पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ रिजल्ट कार्ड है, इफ दे वांट टू अप्लाई, तो क्या प्रोविजनल के ऊपर वो अप्लाई कर सकेंगे या उनको डिग्री रिक्वायर्ड पड़ेगी? डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, आप
बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टाइम देंगे, टाइम से पहले आपको शो करवानी है, मतलब बिफोर द क्लासेस आपको डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो सिर्फ मास्टर लेवल पे अलाउ हैं? शायद मेरे सुनने में आता है कि अंडर ग्रेड पे भी आप डिपेंडेंट्स ले के जा सकते हैं। हाँ, डिपेंडेंट अंडर ग्रेजुएट भी जा सकते हैं जी। तो मतलब आप करने, मुझे वो देखना पड़ता है कि किसका क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर स्टूडेंट ने ACCA के 9 पेपर्स क्लियर किए हुए हों तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जो ACCA है ये यूके की डिग्री है, ये सिर्फ ACCA की बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री लेनी पड़ती है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री है आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ACCA के पेपर्स की बेस पे आप सिर्फ यूके में अप्लाई कर सकते हैं, और शायद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया माइट भी, मतलब जो जहां पे ये डिग्री, जिनकी डिग्री है। ओके ओके, थैंक यू। चले, मोस्टली हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ पे हम इसको